घर से बाहर ढूंढ रहे हो दुश्मन को, होता है हर वार हमेशा अंदर से। फौज किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ होती है। इदारों के खिलाफ नफरत फैलाना कौमों के लिए जहर कातिल की हैसियत रखता है। इदारों पर कीचड़ उछालना कहाँ की दानिशवरी है। ये हुब्बुल वतनी नहीं बल्कि फसादात को जन्म देना है। पाकिस्तानी फौज हमेशा से वतन की सरबुलंदी के लिए सफ़े अव्वल में रही है। अपने दौर इक़्तिदार में साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कतालवी साफ़ी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि आर्मी चीफ टिक्का खान का दिफा करते हुए उन्होंने कहा था कि उसे हमने जो कहा उन्होंने उसको पूरा किया। मैंने उन्हें इसीलिए चुना था कि मुझे पता था कि वो मेरे अहकामात पूरे डिसिप्लिन के साथ बनाएंगे। पीटीआई के वफाकी वजीर इत्तलात चौधरी फवाद ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि कोई माने या ना माने, अमेरिका और दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी फौज सुपर पावर है। फौज के पास सारे इख्तियारात हैं। ये दोनों बयानात पाकिस्तान में कमोबेश हर सियासतदान की सोच बता रही है। वो अपनी तजोरियां भरते हैं। कोई इदारा या कोई भी शख्स दूध का धुला नहीं है। मैं किसी इंसान की ज़ाती ज़िंदगी पर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन किसी इदारे पर उंगली उठाते हुए हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये बात वतनी अजीज़ के लिए क्या अहमियत रखती है। इससे वतनी अजीज़ की इज़्ज़त व नामूस पर कोई उंगली तो नहीं उठेगी, वरना सबकी सूरत हाल सबके सामने है। किसी को गूगल ने दुनिया का सबसे बड़ा करप्ट वज़ीर आज़म कहा है। कोई दीन के नाम पे सियासत बेच रहा है। किसी ने इस्लामी टच देकर अपना मतलब निकाला, गोया सबके सब अपने मुफादात के पीछे पड़े हैं। हिंदुस्तानी कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अपने करतूत को पसे पुश डालकर हर शख्स इस मुल्क के अजीज के बच्चे बच्चे को मकरूज बना के पता नहीं क्या कर रहा है। ये लोग पाँव नहीं ज़हन से अपाज है। उधर चलेंगे जिधर राहनुमा चलता है। हमारी अपनी कोई सोच नहीं है। हम कोई फैसला नहीं कर सकते। हम इनके पीछे भेड़ की मानद चले हैं। कब तक इन वतन फरोशों की उंगलियां पकड़ के हम चलेंगे? कब तक इनके पीछे भागेंगे? रॉबर्ट थॉमसन ने कहा था कि जिंदा कौमों की ये शनाख्त है कि वो सवाल उठाती हैं। हम इनसे सवाल क्यों नहीं उठाते? हम इनकी अंधी तकलीद क्यों कर रहे हैं? हम इनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? एक शख्स कहता है कि जाओ इस मुल्क के बाहर आके सड़कों पे निकलो, धरना दो, मेरे नाम के पीछे नारे लगाओ। हम लोग भेड़ चाल चलते हुए हमेशा उसके पीछे पड़ जाते हैं। हमें नहीं खबर कि मुल्क पाकिस्तान भी उसने क्या किरदार अदा किया है। उसने मुल्क को कहां तक लूटा है। मुल्क में उसने क्या किरदार निभाया है। गूगल जो एक रियल स्टेट पे है, गूगल को अगर आप सर्च कर लें, गूगल पे कोई शख्स कह रहा है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा करप्ट वजीर आज़म है। हम तारीख को कैसे भूल जाते हैं? हम क्यों इस बात को सामने नहीं रखते कि वतन अजीज़ की बका सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारा वतन बाकी है, जब तक ये बाकी है, हम लोग तब तक बका हमारी मौजूद है। वरना इस मुल्क की बका के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। ये जो हम देखते हैं हुक्मरान इतराते फिरते हैं, कहीं पर बकरी चोरी करने पर हमारे मुल्क के अंदर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है। कहीं पर लोग करोड़ों का गबन करते हुए इतराते हुए फिरते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं? हमें इस मुल्क की, इस वतन अजीज़ की सरबुलंदी के लिए कोशिश करनी है। लोग कहते हैं कि हमारी फौज इस तरह की है, हमारी फौज। इदारों पे उंगली उठाना तभी इंपॉर्टेंट हो सकता है जब हम लोग खुद पाक हो। सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया कहते हैं कि खुद को गैर सियासी कहने वाली फौज गैर सियासी होकर भी सियासी है। तो क्या मौजूदा सियासी बहरान उस वक्त ख़त्म हो जाएगा जब नए आर्मी चीफ का ओहदा संभाला जाएगा? साबिक जनरल अमजद शुएब कहते हैं कि उस वक्त किसी का नाम मरियम नवाज ने लिया है। कोई कह रहा है कि वो आसिफ जरदारी के साथ फलां ऑफिसर जुड़ा हुआ है। किसी का ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून के साथ आर्मी के लोग मौजूद हैं। ये क्या सिस्टम चल रहा है? ये बहरान मुकम्मल तौर पर तब भी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन एक गैर मुतनाज़ शख्स के लिए निस्बतन आसान ज़रूर हो जाएगा। उनके ख्याल में उस वक्त ये अहम है कि फ़ौजी क़यादत से मुतल्लिक अवाम में राय क्या पाई जाती है। साबिक़ सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन की नज़र में सियासी बहरान की जड़ आर्मी चीफ की तैनाती नहीं बल्कि ताकत का नशा है, ताकत की जंग है, जिसमें 3 किरदार हैं। एक इमरान खान है, एक शहबाज शरीफ है और तीसरा किरदार जनरल कमर जवेद बाजवा साहब है। हर कोई कहता है कि ये सब आर्मी चीफ की तैनाती की वजह से है, मगर मेरे ख्याल में ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये ताकत हासिल करने की कोशिश की जा रही है, मुल्क के ऊपर राज करने की कोशिश की जा रही है। इनकी इसी राय से इत्फाक करते हुए सीनियर साफ़ी सलीम साफ़ी कहते हैं कि सियासी मैदान में जारी हलचल इमरान खान की सरगर्मियां दरअसल नए आर्मी चीफ की तैनाती से जुड़ी है। इसलिए ये फैसला जिस कदर जल्द और मेरिट पर किया जाए उतना बेहतर है। नए आर्मी चीफ की तैनाती से किसको क्या फ़ायदा होगा, इसका किसी को खबर नहीं। आजकल जो बेयकीनी फैली हुई है वो कम अज़ कम ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, पाकिस्तानी सियासत का रुख मुतय्यन हो जाएगा। सियासतदान अपने मसाइल पर बात करेंगे और फौजी सरबराह अपना काम करेंगे। माजी में भी हुकूमती जमातें यही समझती रही कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगी, उनके सफ़र पर होंगी तो वो
حکومت کریں گے، ان کی حکومت کی گارنٹی ہوگی، جا کہ اپوزیشن کی جماعتوں کا یہ خیال رہا ہے کہ آرمی چیف مرضی کا ہوا تو الیکشن میں کامیابی ٹھہرے گی، لیکن دونوں ہی ان تمام تجربات سے گزر چکی ہیں۔ رواں برس پہلے مسلم لیگ نون کے ایک رہنما احسن اقبال سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ تحریک عدم جماعت اس لیے لائی جا رہی ہے کہ نیا آرمی چیف اپنی مرضی سے تعینات کر سکیں گی، تو انہوں نے کہا کہ اپنا بندہ کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ تو ہم تجربہ کر چکے ہیں، آنے والا شخص اپنے حساب سے کام کرے گا، تو کیوں نہ ہم لوگ سب مل جائیں، دوبارہ اس وطن عزیز کے لیے کوشش کریں، اس وطن عزیز کی عزت و ناموس کے لیے کوشش کریں کہ یہاں پر ہم لوگ اتراتے ہیں، ہم لوگ با کمال زندگیاں گزارتے ہیں، جس لحاظ سے ہم چاہتے ہیں ہم ملک کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ہزاروں لوگ، ہزاروں سپاہی، کبھی کوئی وزیر اعظم کی گاڑی کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، کہیں کوئی ان کی کوٹھی پہ کھڑا ہوا ہے، کہیں ان کو کوئی پروٹیکشن دے رہا ہے، ہم لوگ کروڑوں روپے، لاسٹ ٹائم میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 2,19,00,000 روپیہ ہمارے سابقہ وزیر اعظم عمران خان کی سیکیورٹی پہ صرف ہوتا ہے۔ تو جو ملک ہمیں اتنی عزت دے رہا ہے، اتنی ویلیو دے رہا ہے، یہی لوگ بیرون ملک سڑکوں پہ دھکے کھاتے نظر آتے ہیں، لائنوں میں کھڑے ہو کے چائے پیتے ہیں۔ اگر یہ ملک عزیز، یہ وطن عزیز ان کو اتنی عزت دے رہا ہے تو انہیں بھی اس کی عزت و ناموس کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہم اس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردی میں ٹھٹھرتے رہے ہیں، اور آپ سے ایک شخص کہتا ہے کہ علی تم بیت المال سے چادر کیوں نہیں لے لیتے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے ایک چادر لیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ ہو۔ اور ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کے سیاسی لوگوں کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، تاکہ ان کے کتے اتنی عالیشان زندگی گزار رہے ہیں جو میرے ملک کے اندر ایک عام شہری کو میسر نہیں آتا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ عجب رسم چلی ہے چارہ گروں کی محفل میں، لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ یہ جتنے سیاسی لوگ موجود ہیں، ان کی زندگیاں آپ دیکھیں، یہ کتنی باکمال زندگیاں گزار رہے ہیں، اس کے باوجود یہ وطن عزیز کے اداروں پر، وطن عزیز کے مختلف اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھانے میں، کیچڑ پھینکنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے۔ آپ کو، مجھے اور اس وطن عزیز پہ آزاد پرندوں کی طرح زندگی گزارنے والے ہر شخص کو سوچنا ہے کہ ہم اس وطن عزیز کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان آ کے فیاض کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔